अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन, रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस से प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाबिर। सामीन, हम इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन नामवर और मुमताज़ शख्सियात से मुलाकात करवाते हैं जो पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करती हैं, और एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जिनको द मदर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। वैसे इनका काम, इनकी खिदमात और इनके कारनामे ही इतने काबिल सताइश और इनके कितने ही काबिल तारीफ़ हैं कि उसकी जितनी बात की जाए कम है, और अल्फाज का ज़ख़ीरा यकीन जानिए कम पड़ जाता है। बाज़-औक़ात हम जज्बों का इज़हार चाहते होते हैं, अपने एहसासात और जज्बात को मंज़र-ए-आम पर लाना चाहते होते हैं, लेकिन अल्फाज कम पड़ जाते हैं। पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में जितना किरदार इन्होंने अदा किया है, शायद ही ऐसी कोई मिसाल हमें पाकिस्तान में कहीं और मिलती हो। इंसानियत का जब भी बात की जाए, जब भी इंसानियत की खिदमत की बात हो, तो सफ़े अव्वल में इनका नाम सामने आता है। मज़ीद इनका तारुफ़ कराने के साथ साथ इनसे मुलाकात भी आपकी करवाएंगे और इनकी शख्सियत और इनकी ज़िंदगी जानने की कोशिश आज हम करेंगे कि ये कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, इन्होंने अपने काम का आगाज़ कैसे किया और इस वक्त सूरत हाल क्या है। हमारे साथ आज मौजूद हैं ईदी फाउंडेशन की रूए रवां और इसको जान बख्शने वाली बल्किस ईदी साहिबा। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। बहुत ममनून रेडियो पाकिस्तान की तरफ से कि आज आपने हमें वक्त दिया। जी अच्छा हुआ आप आए। सबसे पहले आगाज़ करता हूँ आपकी ज़िंदगी के हवाले से। हम जानना चाहेंगे 1947 यानी कि 1947 में आप कराची में ही पैदा होती हैं और वहाँ से आपके ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ होता है। जब आपने आँख खोली वहाँ अपने घर में अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, उसके बाद आपकी परवरिश स्टार्ट हो जाती है। इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? मैंने पाकिस्तान आके तालीम तो हासिल की थी रौनक इस्लाम स्कूल से। ठीक है, तो आपने कहाँ तक पढ़ा? मैट्रिक तक। मैट्रिक पढ़ने के बाद आपने क्या प्लान किया कि आप अगले आने वाली ज़िंदगी के अंदर क्या करना चाहती हैं? मैंने चाहा कि सिलाई सीखूं, तो 1 साल मैंने सिलाई सीखी। बाद में मुझे यहाँ ईदी सेंटर खुला था ना, तो यहाँ लड़कियाँ नर्सिंग के लिए आती थी, तो मुझे शौक़ था नर्सिंग का, तो मैं यहाँ आ गई थी। जिस ज़माने में, ये किस सन की बात है जब आपने नर्सिंग को ज्वाइन किया? 64 की बात है। तो कितना अरसा यहाँ पर नर्सिंग सीखी और उसके बाद फिर आपकी शादी भी हो जाती? 2 साल नर्सिंग की। 2 साल सीखी और आपकी शादी 1966 में हुई? जी बिल्कुल। ठीक है, तो ज़िंदगी में प्लान किया था कि एक तरफ तो आपने सिलाई सीखी, दूसरी तरफ आप नर्सिंग में भी आ गई, तो प्लान क्या किया था कि आप क्या करना चाहती हैं? इंसानियत की खिदमत ज़हन में था, दुखी दिलों का सहारा बनना था, या फिर लोगों की और ख़िदमत करनी थी जैसा कि आपने काम सीखा था सिलाई का? नहीं, हमको इंसानियत की खिदमत का कुछ भी पता नहीं था ना। हमको ये भी नहीं पता था कि चैरिटी क्या होती है। स्कूल में तो सिखाते नहीं है कोई भी सबक ऐसा। तो यहाँ लड़कियाँ सीखने आती थी, हमको 60 रुपये वजीफ़ा मिलता था, हम खुश होते थे और खर्ची करते थे। उस वक़्त लोगों की तनख्वाह 60-60 रुपये होती थी, 50-50 रुपये। तो उस ज़माने में जब आप यहाँ पर आई थी और चैरिटी का भी नहीं पता था, तो ये फिर क्रेडिट किसको जाता है? आपने कहाँ से सीखा? आहिस्ता आहिस्ता जब हम काम सीख रहे थे ना, तो मैं सब लड़कियों में होशियार थी, तो मुझे लोग बहुत पसंद करते थे। मैंने खूब अच्छा, मैंने मेडिकल वार्ड में काम किया, मैंने चिल्ड्रन वार्ड में काम किया, मैंने सर्जिकल वार्ड में काम किया, मैंने मैटरनिटी में काम किया, मैंने ओपीडी में काम किया। तो मुझे बस शौक़ एक हो चला था कि काम करना चाहिए। और 65 में जब जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो उसमें भी हमको काम करने का बहुत मौका मिला और लाशों के टुकड़े टुकड़े आते थे, तो हम सारी औरतें, लड़कियां, डॉक्टरें सब नीचे नहलाने जैसी नहीं होती थी लाश, लेकिन उनको साफ़ सुथरा करके पानी के रुई से और है ना, तो टुकड़े टुकड़े जुगड़ के प्लास्टिक बिछाते थे। पहले प्लास्टिक बिछाते थे, फिर 2 चादरें बिछाते थे और फिर टुकड़े टुकड़े जोड़ के, और फॉर्मेलिन एक होता था, फॉर्मेलिन डालते थे और कपूर डालते थे और बंद करके दे देते थे। आपको याद होगा जब आपने इस काम का आगाज़ किया 1965 में, सन 1965 में, उस वक्त छोटी सी एक डिस्पेंसरी थी यहीं जहाँ पर आज शायद हम मौजूद हैं। डिस्पेंसरी थी जी। 64 में मैं आई हूँ। अच्छा। और डिस्पेंसरी तो कभी से खुली हुई थी जब से। अच्छा, वो बहुत पहले से थी? एक डिस्पेंसरी थी। ठीक है। और ईदी साहब के पास एक गाड़ी भी थी, जो सिर्फ एक ही थी, ज़्यादा नहीं थी। और आपका ये जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर एक मैटरनिटी होम भी था। ये बैठे ना, यही है। अच्छा। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता चला गया? आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह मियाँ ने बारिश बरसा दी।
बिल्कुल ऐसे कि इसमें किसी शुबे की बात नहीं है। 1965 के बाद जब आपने इतनी खिदमत की, जज्बा तो फिर मज़ीद आपका बढ़ गया होगा। नहीं, वो डर दिल से दूर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो लाशों को देख के लोग डरते हैं ना। जी 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 जी। तो मुझे कहते थे तू डरती नहीं है, मैं कहती थी जिंदा इंसान से डरो जो डंक मारते हैं। वाह। मैं ये बेचारे मरे हुए इंसानों से क्या डरना था। सही। अच्छा, उस ज़माने में 1965 में आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी जब आपकी शादी हुई? वो तो 66 में हुई है। 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में हुई। ये बड़ा एक दिलचस्प वाक़या आपकी शादी कभी मैं आप ही की ज़बानी सुनना चाहूँगा कि ये कैसे प्रपोज़ल आया और उसके बाद फिर शादी तय हो गई। जब ईदी साहब ने रिश्ता भेजा ना 4-5 लड़कियों को, इधर काम करती थी जी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने मेरे घर पे भेजा रिश्ता, मेरी खाला के जरिए। तो मेरी माँ ने ना अपनी दोस्त को कहा, तो मेरी माँ की दोस्त ने कहा कि है ना तो आप दे दो, है ना। फिर मेरे खालू ने कहा कि है ना ये अब्दुल सत्तार बहुत अच्छे आदमी, मेरे साथ स्कूल पढ़ते थे और बड़ी उम्र नहीं है, इतनी बड़ी ज़्यादा उम्र नहीं, तब बहुत यंग लगते थे ये। और तंदुरुस्ती इनकी बहुत अच्छी थी, ना सिगरेट पीते थे, ना पान खाते थे, ना चाय पीते थे, और फ्रूट से रोटी खाते थे। तो फिर तो पठानों वाली हो गई ना बात जी। अच्छा, ये आरज़ू इनकी सारी कनात पसंदी और इतनी सादगी आपने ईदी साहब से सीखी उन्हीं की ज़िंदगी में आके? नहीं, हम भी गरीब आदमी थे। हमारा बाप मर गया ना, तो मैं पहले पैदा हुई, फिर मेरा एक भाई पैदा हुआ, फिर दूसरा भाई पैदा हुआ, चौथे साल में मेरा बाप मर गया। तो मैं 2 भाइयों की अकलौती बहन थी। मैं अपने 2 भाइयों की अकलौती बहन थी। अच्छा, फिर घर में लाडली भी होंगी, काफ़ी प्यार भी मिलता होगा आपको यकीनन? नहीं, मेरी माँ है ना, मेरी माँ मेरे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन है ना तो हमारे वसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, हमारे घर में सादगी बहुत थी। अच्छा, कराची में उस वक्त के हालात कैसे थे? अगर आज के साथ हम मवाजना करें, फ़र्क देखें, उस वक्त इतनी आबादी भी नहीं थी, काफ़ी गुर्बत भी थी, तो सूरत हाल उस वक्त कैसी थी? और आज आप क्या समझती हैं कि हालात बेहतर हो गए हैं, गुर्बत कम हो गई है? नहीं, उस वक्त हालात बिल्कुल गोल्ड सोने जैसे थे, जैसे सोना गोल्ड। माशाल्लाह। कोई परेशानी नहीं थी। और मैं छोटी थी तो माशाल्लाह अयूब का लगा था, और अयूब का माशाल्लाह लगा, लोग डरते थे, कांपते थे। अब तो माशाल्लाह लगेगा तो माशाल्लाह वाले कांपेंगे। ऐसा लगता है। अच्छा, तो लोगों में खुलूस भी ज़्यादा था उस वक्त? नहीं, कोई बुराई नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई किसी को आँख उठा के नहीं देखता था, ना कोई किसी को कुछ बोलता था, ना लड़ाई झगड़े होते थे। और है ना, आबादी बहुत कम थी। अच्छा अच्छा। आबादी कम होने की वजह से एक ट्राम चलती थी, तो ट्राम में 10 पैसे लग देते, तो हम खाली ट्राम में बैठ के यहाँ से सीधा सदर जाते, वापस बैठ के सीधा वोल्टर मार्केट पे आ जाते थे। ये हमारी तफरी थी। वाह, सही। और ये वो ज़माना था कि जब आपकी शादी भी हो चुकी थी, आप नर्सिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रही थी? बिल्कुल। और अल्लाह पाक ने मेरे को बच्चे भी दिए, 4 साल में 4। तो मेरे को अल्लाह को मेरा घर बनाना था, लेकिन ईदी साहब ने घर में कभी दिलचस्पी नहीं ली बनाने में, क्योंकि वो बाहर के कामों में ही इतने नहीं, इनको शौक ही नहीं था। अच्छा, घर बनाने का शौक नहीं था, घर दिलाया नहीं, कभी मेरे को कोई काम में हाथ नहीं बटाते थे, घर के काम में, बच्चों के काम में हाथ नहीं बटाते। लेकिन मेरी माँ की मैं एक थी ना, जी जी, तो मेरी माँ मेरे बच्चों को अपने पास रखती थी और बोलती थी जा तू काम कर। तो मैं काम करने के लिए आ जाती थी, लड़ाई करूँ वापस घर चली जाओ, फिर वापस आ जाओ, फिर लड़ाई करूँ, फिर घर चली जाओ, फिर वापस आ जाओ। ईदी साहब मिजाज के कैसे थे? मिजाज के बड़े सख्त थे। गुस्सा करते थे? मेरे को नहीं करते थे। अच्छा, सख्त बहुत थे। मतलब किस हवाले से सख्त थे? उनको किन बातों पे गुस्सा आता था? इनका दिमाग खराब करने वाला काम था। अच्छा। लोग आके उल्टी सीधी फरमाइशें करते थे कुछ जो, और है ना बोलते थे कि ये दे दो, नहीं वो दे दो, नहीं मतलब है ना बुरी तरह से तंग करते थे ना, तो उनको गुस्सा करते थे। अच्छा, लेकिन घर में गुस्सा आप पर नहीं होते थे? मेरे को गुस्सा करेंगे तो मेरे को बोलते हैं ईदी साहब को तुमने क्या दिया, हमारे में लड़की वाली शादी में देते हैं। मैं बोली उसको कोई बीवी नहीं देता था, इसको कौन क्या देगा बेचारे को। उन्होंने कोई चीज़ नहीं मांगी थी। अच्छा, आपको याद होगा ये खबरें मंजर-ए-आम पर आती रही थी, आप बताएंगे इस हवाले से भी कि आपसे पहले भी शायद वो किसी को पसंद करते थे, लेकिन शादी ना हो सके। लेकिन वो बेवा औरत थी ना, इनकी उम्र थी। अच्छा, उसका 15-20 साल का लड़का भी था। अच्छा, तो वो बहुत खूबसूरत थी ना। जी जी। तो उनसे मशवरा लिए अगर कोई काम नहीं करते थे, तो हम समझे इनकी शादी इनसे होगी। तो उसने ये कह दिया कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम तो फ़कीर हो।
वह तो है ही क्या। और है ना, मेरे को लेबर रूम में ले जाकर कहती है तू यदि से शादी कर रही है। मैंने कहा हाँ मैं तो कर रही हूँ। बोले मारना है तो मीर मार, फकीर को क्या मारती है। अच्छा, तो इसका मतलब ही मैं नहीं समझी। सही। मेरा बचपना था, मेरे को थोड़ी पता है मीर फकीर किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं। सही। लेकिन फिर बाद अज़ आपकी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी और बहुत सारे प्रोजेक्ट और काम चल भी रहे हैं। ये जो पंगोड़ा सिस्टम है जिसमें बच्चों के लिए रखा गया कि उनको कत्ल ना करें, इसमें रख दें, इसका आगाज़ कब किया और ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? ये ना बच्चे पूरा कचरे से बहुत मरे हुए मिलते थे और कभी थैलियों में बंद, कभी मुँह में कपड़ा डाल देते थे। तो फिर हमने एक दिन सोचा कि हम ना क्यों ना झूला रखें अपने दवाखाने के पास। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब सेंटरों के बाद झूला रख दिया। तो फिर हमारी बहुत मुखालफत हुई, इतनी मुखालफत हुई कि हमको मारने का हुक्म हो गया था। अच्छा, मतलब यहाँ तक धमकियाँ दी? नहीं धमकियाँ नहीं, को वाजिबुल कत्ल है, इनको मार दो। अच्छा। हाँ, तो नहीं मारा हमको, किसी ने नहीं मारा। सही, आपने इस काम को जारी रखा। हाँ, इससे हमारे बच्चे मरे हुए कम मिलने लगे और लोग आके चुपचाप डाल के चले जाते थे। वो जब डालने आते थे तो उनको पूछने का हमको अलाउ नहीं था कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और गाड़ी का नंबर लेने का अलाउ नहीं था, स्कूटर का नंबर अलाउ नहीं था। बस वो चुपचाप डाल के चले जाते थे, हम उठा लेते थे। अच्छा, कराची में किन हालात का आपको सामना करना पड़ता है? अमवात हादसात में ज़्यादा होती हैं या बच्चों को मारकर फेंक दिया जाता है, नालों में लाशें ज़्यादा मिलती हैं? किस तरह के हालात का सामना? पहले बहुत मिलती थी, नालों से और है ना गलियों से, रोडों से, कचरे के कूली, पता है कहाँ से मिलती थी लाशें, लेकिन अब बहुत कम मिलती है। अच्छा, अब इसमें कमी पेश आई है। अच्छा, ये आप बताइएगा कि अब भी कितने प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं? एम्बुलेंसेस की तादाद पाकिस्तान में कितनी है, जिसमें मैरीन सर्विस भी है, एयर एम्बुलेंसेस भी है और इसके अलावा भी जो एक नेटवर्क? 1400 होंगी, क्योंकि जो टूट जाती है ना गाड़ियाँ वो हुकूमत बेचने नहीं देती है, वहाँ पड़ी हुई है बहुत सारी। तो उनको रिपेयर नहीं करते कि उनको दोबारा बहाली उनकी कर दी जाए? रिपोर्ट जैसा रखते ही नहीं है। अच्छा। अल्लाह के हुक्म से हमारे ड्राइवर बहुत ईमानदार है। अच्छा। जरा भी अच्छी गाड़ी नहीं चलाते, रफ गाड़ी चलाते हैं, अपनी गाड़ी हो तो अच्छी चलाते हैं। अच्छा। तो गाड़ी को 3 साल में कबाड़ा करके हमारे हाथ में दे देते हैं, 3 साल गाड़ी चलती है। अच्छा, उसके बाद ख़त्म हो जाती है? नहीं तो हम लोग सेल करते हैं, तो जो लोग जानते हैं ना ये काम जी वो लेते हैं ताकि अच्छा। उनको 2 पैसे मिले सीधा करके। अच्छा। तो कहीं ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग ड्राइवर्स को दी जाए, चेक बैलेंस रखा जाए? सब कुछ दो, उधर से ले आया था, लंदन से ले आया था रेस्क्यू टीम को। जी। तो वो तो पहले गली में जाके मरी जो मैयत होती है उसका जेब देखते हैं, घड़ी उतारते हैं, रेस्क्यू का करते हैं, मैयत उठाते हैं ना। जी। तो सोनी गली में ले जाके इनकी सब चीज़ें निकाल लेते हैं। अच्छा। ड्राइवर ठीक, अच्छे भी होंगे। हाँ, सही। ज़्यादातर अच्छे नहीं होते। ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ के कितने सेंटर्स मौजूद हैं यदि फाउंडेशन के? ये तो जगह जगह पे हैं, और लेकिन 20 के करीब हमारे होम फॉर होमलेस हैं जी। 20 के करीब, और इसमें तकरीबन रहने वाले लोग 4,500-5 हज़ार के करीब हैं। और ये कराची में ही रहते हैं इन मोहताज खानों में या फिर शहर के पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में 20 होम हैं। अच्छा, और अब तक कोई अंदाज़ा हो आपने कितने बच्चों को अडॉप्ट किया है? 14-15 हज़ार को दी। माशाल्लाह, एक बहुत बड़ी तादाद है। और कितने जोड़ों की शादियाँ करवाई होंगी? 117-18 की कराई। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, बहुत बेदर्दी के साथ और बहुत जुल्मियत के साथ लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो इतनी हिम्मत मैं पूछूंगा आपसे कहाँ से आती है, आप एक खातून होके, कि उनको उठाना, उनको कफनाना और फिर दफनाना एक बहुत मुश्किल अमर का काम करते हैं ना। जी। आदमियों को ज़्यादा लोग। जी, औरतों की मैं बात कर रहा हूँ। औरतों को तो हमको डर नहीं लगता है, लेकिन दुख होता है। जी। जो माँ की नादान औलाद हो ना, तो वो इस नतीजे पे पहुँचती है। अच्छा, इन सारे मसाइल की वजह आपको क्या नज़र आती है कि कत्ल गारत की और लोगों का मर जाना, फिर उनको अडॉप्ट भी ना करना, इसकी वजूहात आपकी नज़र में क्या है? गलत लोगों के पास बैठेंगे ना तो ये सही काम होगा, अच्छे आदमी के पास बैठेंगे, तालीम होगी, 2 जमात पढ़े हुए होंगे। लेकिन आजकल का तो माहौल ऐसा बना दिया जैसे जंगल का कानून जंगल का कानून होता है ना, ऐसा बना दिया है। लेकिन जंगल के भी दस्तूर होते हैं, ये भी जंगल के दस्तूर नहीं होते हैं। यहाँ पे जंगल का कानून है, जिसको आपका दिल चाहे ना आप उसको उड़ा दो। कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। और अल्लाह के हुक्म से ऐसी प्यारी प्यारी तंजीमें बनी हुई हैं कि इन्होंने बहुत
रॉन्ग काम किए, रॉन्ग डायरेक्शन किए लोगों को। जी जी। किसी के बच्चे को नौकरी ना मिले अपने पास बिठा लेते हैं, फिर उनको तनख्वाह देते हैं, फिर उनको नशा पिलाते हैं, फिर उनको टीटी देते हैं, फिर बोलते हैं चलो हमारे साथ काम करो। सही, ये तरीक़ाकार होता है इनको फंसाने का। आप क्या समझती हैं अगर गुर्बत ख़त्म कर दी जाए या फिर नहीं होगी, उसकी क्या वजह है ना? इसलिए कि हमारे घर में आटा नहीं है, लेकिन चार बच्चों के पास मोबाइल है। अच्छा, कहाँ से गुर्बत ख़त्म होगी बताओ मुझे। मतलब लोग ये रखना ज़रूरी है खिलौना। मतलब लोगों की तरजीहात कुछ मुख्तलिफ हैं, तरजीहात तब्दील कर दें। नहीं करेंगे, नहीं। आपको पता है गद्दा गाड़ी वाले के पास गद्दा गाड़ी चला रहा है और मोबाइल हाथ में। लाला गली में जाओ तो डंडा गाड़ी के 5 का 10 रुपये की शूटर ले रही है, मोबाइल हाथ में। दवाखाने में जाओ तो डॉक्टरों के हाथ में मोबाइल है, 1 घंटे तक बिठाते हैं, देखते नहीं हैं। पता नहीं किस चीज़ को तुम रोकोगे। पढ़े लिखे लोगों को तो तुम समझो ना। देखो ना, किधर बड़ी दुकान पे कपड़े के ले जाओ तो वो लगा रहा है, कपड़ा नहीं दिखाता है जी। तो आप बताओ ना, ये शैतान की शक्ल कहाँ से आ गई हमारे पास। तो क्या इसको ख़त्म किया जाए तो गुर्बत ख़त्म होगी? पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो फिर तालीम लोगों को दी जाए। तालीम भी लेके तो ये लोग जाहिल रहते हैं। पढ़े लिखे जाहिल? हाँ, पढ़े लिखे जाहिल। तो फिर इसका हल चलें, बता दें आपकी नज़र में क्या? नहीं, अब तो हम छा गए हैं। अच्छा, हम इतनी बुरी तरह से छा गए हैं कि अब इसका तोड़ मुश्किल है। लड़ाई होती है, रोज़ लड़कियां भाग के आती हैं, इनकी माएँ आती हैं, फिर मोबाइल लेके तोड़ती हैं मेरे से पत्थर लेके। अच्छा। बोलती ये सारा रात कम्बल में लेके बातें करती थी। मैं बोली अम्मा आपने क्यों दिलाया? मैंने नहीं दिलाया है, इसके बाप ने दिलाया है। लेकिन कोई घर का एक फ़र्द इन्वॉल्व होता है, कोई किसी की शमूलियत होती है जिसकी बुनियाद पर उसको मोबाइल मिलता है, क्योंकि वो खुद तो नहीं लेती, या बाप ले देगा, भाई ले देगा, अम्मा उसकी ले देगी। इसको है ना, इतने बुरे रिजल्ट का कभी सोचा नहीं होता है इन्होंने। जी जी, कि किस अंजाम तक पहुँचेंगे। हाँ, बुरा रिजल्ट आएगा, बहुत ज़्यादा बुरा रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो फिर इसका हल क्या हो सकता है? मोबाइल ख़त्म भी नहीं हो सकता, ज़रूरत भी है, इस्तेमाल भी करना है। अच्छे लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए, इससे नादानों लोगों के लिए थोड़ी ज़रूरत है। लेकिन गुर्बत तो हम लोग खुद फैलाते हैं। देखो, पान खाएंगे, चाय पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, गुटखा खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। ये बोलते हैं करोड़ों के हिसाब से चाय और पान पे और सिगरेट पे पैसा खर्च होता है, तो ये गरीब आदमी तो पीते ही। सही। ख़वातीन इंसानियत का पैगाम या दर्स या इस तरह की तालीम उनको कहाँ से मिल सकती है? उनको क्या करना चाहिए? उनको कहाँ से मुतासिर होना चाहिए? ये माँ के घर से मिलती है, माँ की गोद से मिलती है। एक माँ अच्छी होती है ना घर की, तो वो वज़ीर आज़म होती है, बहुत बड़ी वज़ीर आज़म होती है। बच्चे उनके माहौल में अच्छा पलते हैं और अच्छे रहते हैं। माँ एक अच्छी होनी चाहिए पूरे घर के अंदर। हाँ, इसमें किसी शुबे की बात नहीं कि एक खातून एक मुआशरे को, एक ख़ानदान को तश्कील देती है, मुकम्मल करती है, उसे बनाती है और संवारती है, संभालती है, एक ससुराल एक नए का। लेकिन जिसकी आप देखना, जिसकी माँ अच्छी होगी उसके बच्चे अच्छे होंगे। लेकिन अगर माँ खुद ये तालीम नहीं सीख सकी, और हमारे इदारे भी आप देखती हैं वहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता, दर्स नहीं दिया जाता। वहाँ तो मेकअप ब्यूटी पार्लर करके आती हैं। क्या आप मुझे पढ़ाओगे? आप ब्यूटी पार्लर करके आए हो, यहाँ मेरे पास आके बैठती हैं और मेरे पास ये कार्ड फेंकती हैं, आई एम सोशल वर्कर। तो मैं उनको मुँह देखूँ ऊपर से नीचे में, हाँ ठीक है, सही है, सही है। अब आप ब्यूटी पार्लर से फुर्सत मिलेगी, एसी वाली ऑफिस से फुर्सत मिलेगी, आपको एसी वाली गाड़ी से फुर्सत मिलेगी, तो आप सोशल वर्क करोगे ना। सोशल वर्क का मतलब है अपने आप को मारना। सही। तो इन ख़वातीन को क्या करना चाहिए? ऐसी तालीम समाजी खिदमात के लिए कहाँ से लेनी चाहिए? हमारा टेलीविज़न मीडिया भी नहीं दिखाता, कोर्सेज़ में पढ़ाया नहीं जाता, वालिदैन की तरफ से तरबियत मुकम्मल नहीं हो पाती। ये लोग कहाँ जाएँ, कहाँ से सीखें? ये आजकल का जो माहौल है ना, बस हम लोग हैं ना इस्लाम से बहुत दूर चले गए हैं। इसलिए कि इस्लाम से हम दूर चले गए हैं ना, तो अल्लाह भी हमसे दूर चला गया है। हम इस्लाम को नाम लेते हैं लेकिन इस्लाम को फॉलो नहीं करते। आप ये बताइएगा कि कोई ऐसा ज़िंदगी का दिलचस्प वाक़या हो जो कि सबक आमोज़ हो हमारे तमाम सुनने वालों के लिए। गो कि पाकिस्तान भर में आपका प्रोग्राम सुना जा रहा है और पाकिस्तान से बाहर भी, तो लोगों के लिए वो इंस्पायरेशनल एक स्टोरी बन जाए, लोग उससे मुतासिर हों और अपनी ज़िंदगी तब्दील कर दें। कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी में वाक़या जिसने आपको बदलने पर मजबूर किया हो? नहीं, हम तो बदले हुए थे। हम तो बिल्कुल गरीब आदमी थे, बदले हुए थे। ये मेरे बचपन के दोस्त थे, हम एक ही गली में रहते थे। लेकिन है ना, हम लोग चाहते हैं ना सादगी, कनात पसंदी,
जी। और है ना, और क्या, सादगी, कनात पसंदी और वक्त की पाबंदी। जी। जैसे कि हम लोग सादगी अपनाएंगे ना तो हमारी 100 बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। सही। सादगी अपनाओ, सादगी अपनाओ, माँ बाप का कहना मानो, पढ़ने में दिल लगाओ, माँ बाप को कुछ बन के दिखाओ, मुल्क के लिए कुछ काम करो। जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, मैं इनको देखती हूँ, ये बोलते हैं हम बाहर चले जाएंगे, तो क्या बाहर जाके इनको खुदा मिल जाएगा? यहाँ खुदा नहीं है। अपने मुल्क को किसी को नहीं बनाना है, अपने मुल्क से किसी को दोस्ती नहीं है। आज से मैं 60-70 साल की हो गई हूँ, मैंने नहीं देखा है कि किसी को हमारे मुल्क से दिलचस्पी हो। हमारे को लीडर भी अच्छे नहीं मिले अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से? अल्लाह के अच्छा। हुक्म से हमको कोई लीडर अच्छा नहीं मिला है। क्या ऐसा तो नहीं हमारे अपने यहाँ अमाल हैं जिनके नतीजे में हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है? नहीं, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन हमको हमारे लीडर अच्छे नहीं मिले। जब बांग्लादेश दूर हमसे कट गया तो वहाँ जाके देखो उन्होंने कितनी तरक्की की। जी बहुत। और हमको देखो तुम, लड़ाई और कत्ल और गारत गिरी से हम फुर्सत में नहीं है। बम फट गया, आज रेल टकरा गई, आज बस टकरा गई, आज ये हो गया, आज इधर 2 को मार दिया, इधर गली में कल परसों थोड़े दिन पहले बेकरी वाले को भट्टा लेने आए ना तो गोली मार के चले गए। अच्छा, कभी वाकया आपके साथ ऐसा पेश है कि यहाँ भत्ता लेने आए हों बहुत पहले अर्ली? हमारे यहाँ नहीं आए। अच्छा, नहीं आए? हमारे यहाँ नहीं आए। सही। अच्छा, ख़वातीन अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, उनको कोई टिप्स दें, उनको कोई राय दें कि वो कैसे गुजार सकती हैं? सादगी अपनाएं, बस सादगी अपनाएं और वक्त की पाबंदी करें, और है ना तो कनात पसंदी करें। आपको पता है कनात पसंद करने वाले लोग कभी दुखी नहीं होते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जी जी। आपका कोई आइडियल जिससे आपने सीखा हो? मेरी माँ। अच्छा। मेरी माँ। और अब आपको भी द मदर ऑफ़ द पाकिस्तान के पाकिस्तान की माँ का ख़िताब दिया जाता है। माशाल्लाह आपकी इतनी खिदमात हैं और हम इनको सराहते हैं और हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त ईदी फाउंडेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सब आपके ज़ेर साया है? आप ही उनको लुक आफ्टर कर रही हैं? जी, मेरा फैसल को इसके अब्बू ने 2 साल पहले ही दे दिया था। अच्छा। ख़राब थी ना, जी 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 जी। सोख दिया था तो हम 2 साल दवाखाने के चक्कर लगाते रहे और फैसल काम संभालता रहा। और फैसल पढ़ा लिखा है, हम लोग तो पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं थे। जी जी। और अब फैसल ही सुपरवाइज़ करते हैं सारे कर रहा है सब जगह से। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि रोज़ाना या एक दिन में कितनी ख़वातीन आती हैं घर से निकल कर, ये कितने बच्चे पंगूड़े में डाले जाते हैं? कोई तादाद हो, कोई रेशो हो? घर से औरतें तो रोज़ आ जाती हैं, कभी 3-4, कभी 2, कभी 1, कभी 3-4, मार खा के आती हैं। अच्छा, ये तशद्दुद उनके शोहर करते हैं? उनके तो वो बोलती है तू मोबाइल में किससे बात कर रहा था, मैसेज किसका आया है। अच्छा, लड़ाइयाँ ये मोबाइल पर ही सारी हो रही हैं? तलाक़ें भी तो इसलिए हो रही हैं। अच्छा, तलाक़ें भी इसीलिए हो रही हैं, मोबाइल पे हो रही हैं कि जा तो सुन तो तेरा बाप किससे बात कर रहा है। मैं बोलती हूँ ये आती है तो मैं बोलती हूँ तुमको भूख रोटी की लगती है ना, तुम इज्जत से रहो घर में, और नौकरों के सामने तुम मार खाती हो, तुम्हें अच्छा लगता है? आदमी की किसी को भूख नहीं लगती है। जी जी। रोटी की भूख लगती है, इज्जत की भूख लगती है। इज्जत से रहो तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी इज्जत करेगी। नौकरों के सामने तुम्हारा मियाँ मारेगा तो बच्चे भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। सही। तो आपकी बातों से, आपकी मुशावरत से वापस चली जाती हैं फिर, या फिर आप ही के पास रहती? नहीं, 2-4 दिन बिठाती हूँ, समझाती हूँ, और फिर आपकी बात मान जाती हैं? नहीं, फिर मैं इनके घर वालों को बुला के थोड़ा डराती हूँ। अच्छा अच्छा। वो लोग हैं ना लावारिस खाने से डरते हैं। अच्छा। तेरी बीवी लावारिस खाने में चली गई थी, तो ये लावारिस का लफ्ज़ है ना, इनके ऊपर पत्थर बन के गिरता है। सही, डरा देता है इनको। हाँ, थोड़ा सा। मैं बोलती हूँ, मैं इनको समझाती हूँ, तू जबान चलाएगी तो मार खाएगी, तलाक लेके आ जाएगी, फिर कोई पूछेगा भी नहीं। भाई नहीं पूछेगा, बहन नहीं पूछेगी, भाभी नहीं, कोई भी घर वाला नहीं पूछेगा। माँ बोलेगी मैं मजबूर हूँ, मैं अपने बेटे की रोटी खाती हूँ। सही। कोई नहीं पूछेगा। मतलब ये कहा जा सकता है, आपकी गुफ्तगू से ये बात सामने आ रही है कि बुराई की जड़ मोबाइल है इस वक्त। गुर्बत भी उसी की वजह से है, लड़ाई झगड़े, घर से निकाल देना, तशद्दुद। स्टार प्लस। जी जी। ये ना औरतें ना पागल हो जाती हैं स्टार प्लस को देख के। अच्छा। और वही जो वो लोग करते हैं वो लोग यहाँ करती हैं। अच्छा, उसकी नकल करती हैं। ठीक ठीक। वो लोग तो हमको बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं। इस वक्त मोहताज खाने में कितने लोगों की तादाद होगी तकरीबन?
3,500 के करीब होंगे। इसमें ख़वातीन मर्द शामिल हैं? मर्दों का अलग है, औरतों का अलग है। इसमें टोटल मर्द ख़वातीन मिला के तकरीबन कितनी, ये 3,500 से 4,000? नहीं 3,500, बाकी दूसरी जगह पे कम है। पूरे अच्छा। पाकिस्तान में है ना जो, जी उधर कम है। सही। और बच्चे जो आपने अडॉप्ट किए हुए हैं, जो पंगोड़े में आते हैं, उनकी कितनी तादाद है? 15-16 हज़ार तो हो गई होगी इस वक्त करंट? हाँ, अंदाज़ा तो इससे ज़्यादा हुई होगी, मरे हुए हैं ना, इससे भी ज़्यादा 40,000 के करीब हमने दफनाए होंगे। अच्छा मरे हुए। और वैसे कितनी तादाद में लाशों को दफनाया है? मैंने मैंने जो लाशें दरिया से निकाली है ना औरतों की, बच्चों के साथ, और जो जली हुई लड़कियों को मैंने गुसल नहीं होता है जले हुए का, और दरिया में निकली हुई लाश का। अच्छा। क्योंकि वो हाथ लगाओ ना तो अंदर चला जाता है, और जले हुए को भी कफन वैसे सही पहना दिया जाता है। और जो रेल पे कट के आती है ना, उनके टुकड़े जोड़ के फिर बुरी वाला करके साफ़ सफाई करके प्लास्टिक बिछा के, फिर ऊपर 2 चादरें बिछा के, फिर इनको जगह जगह पे टुकड़े आज़ा होते हैं ना, इनके टुकड़ों पे रख के, फिर फॉर्मलिन डाल के। अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, अभी मैंने छोड़ी है। तकरीबन मैंने 3-4 हज़ार लाशें दफनाई हुई। माशाल्लाह, बहुत बड़ा आपने काम किया। पिछले 50-60 सालों में गुर्बत कम हुई है, बड़ी है, किस नज़र से आप देखती हैं? मैं देखती हूँ कि अमीर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। और ईदी फाउंडेशन में जो लोग डोनेशंस देते हैं, वो अमीर लोग देते हैं या गरीब लोग? किस तरह की जो क्लास है वो मदद करती है? मिडिल क्लास के लोग देते हैं। अमीर लोग इसमें इतने नहीं, अमीर लोग नहीं देते हैं। अच्छा। अमीर लोग एक छोटा सा इदारा बना के अपनी टैक्स उसमें डाल के बचा लेते हैं अपना काम। आप समझे? जी बिल्कुल समझ गया आपकी बात। और यही वजह है कि अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी कौम के लिए कोई आपका पैगाम, कोई आपका मैसेज जो आप देना चाहें? पाकिस्तान जैसी कौम की तो दुनिया में आपको नहीं मिलेगी, पता है। इनको कोई हैंडल करने वाला नहीं मिला। हमारे सुनने वाले ईदी बनना चाहें और हम इस काम पर चलना चाहें, हम क्या कर सकते हैं? हमें मशवरा दे दें, हम क्या करें? हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें घर से वो तालीम भी नहीं मिली, हम कहाँ जाएं? हमें मीडिया पर भी नहीं सिखाया जाता। अब तो बहुत आगे वक्त गुजर गया है ना, अब तो दुनिया बहुत आगे चली गई है। अब तो लोग चाँद पर चले गए हैं और अपना 2-4 मुल्क के हिस्से वो नहीं संभालते। क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये गुर्बत ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। क्योंकि जहाँ हादसे होते हैं ना, वहाँ गरीब इलाकों में होते हैं। जहाज़ टूटा, 50-60 मज़दूर मर गए। अब एक मज़दूर घर में से मरेगा, 10 बच्चे रोड पे आएंगे। डिफेंस में, क्लिफ्टन में बम नहीं फटेगा, इसलिए कि वहाँ एक मरेगा तो 10 संभालने वाले होंगे इनके। हमेशा गरीब इलाके में और गरीब जगहों पे जब मज़दूर काम करते हैं वहाँ बम फटते हैं। रेलगाड़ी में गरीब आदमी बैठते हैं, वहाँ बम फटेगा तो एक मरेगा तो 10 रोड पे आएंगे। सही, ठीक। आप समझ गए? जी बिल्कुल समझ गया। कोई अच्छे इलाके में तो बम फटता नहीं है। अल्लाह ना करे, चलो कुछ अच्छा करे, अल्लाह के पाक लेके रहे ना। जब तक हम अपने आप को नहीं संभालेंगे और सादगी नहीं अपनाएंगे ना, और देखा देखी करेंगे ना, तो ये तलाक़ें तो मोबाइल की वजह से हो रही हैं। तलाक़ें और घर टूटना, ये सब मोबाइल, जड़ फसाद की जड़। अच्छा, इस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को अमली इक़दाम करने होंगे या लोगों को ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारियों से नबर्द आज़मा होना होगा? हुकूमत तो ऐलान कर देती है बस, बाद में कौन किसका है वो पता नहीं है। लेकिन घर से ही इंसान सीखता है, जो कुछ भी सीखता है अपने घर से सीखता है। ईदी फाउंडेशन के जितने मराकज़ हैं, अगर कोई मदद करना चाहे, किस तरह की हम इमदाद कर सकते हैं? पैसों के अलावा भी हम हमारे को तो पूरा पाकिस्तान मदद करता है, और कपड़े पुराने, जूते, बर्तन सब चीज़ दे जाते हैं। तो हमारे मरीज़ इतने सारे हैं, हम कभी कपड़े नहीं सिलाते उनके लिए। अच्छा। पुराने कपड़ों से ही हमारा गुजारा चलता है। तो ज़्यादातर ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? अनाज राशन हम लोग को मंगाना पड़ता है, इसलिए कि वो हमारा बहुत बड़ी तादाद में ज़्यादा पैसों में आता है ना। तो जैसे कि 28-30 लाख का राशन आता है ना सब सेंटरों पे, मतलब यानी लोग राशन थोड़ा थोड़ा दे जाते हैं, लेकिन वो भी हमको काम आता है। अच्छा, तो ज़्यादा ज़रूरत राशन की ही होती है। और ये गाड़ियाँ चलती हैं ना, जी, तो आजकल तो पेट्रोल महंगा हो गया है, लोग बेचारे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ने लिखा है कि आपको अगर ड्राइवर को पैसे देने हैं तो दे दो, फिर वापस आके हमसे ले लेना। हम बोलेंगे ना अब फ्री में छोड़ के आओ, तो ड्राइवर पैसे रख लेता है। अच्छा। आप समझे? जी।
और इंसान को चाहिए कि खुददारी उसमें होनी चाहिए। नहीं बस ये आप 200 रुपये दे दो या 300 रुपये दे दो, तो ये पर्चियाँ जमा करके रखो जी। फिर आप मेरे पास आ जाओ तो मैं आपको पैसे दे दूँगी, पर्चियाँ मेरे ले लूँगी। लेकिन ड्राइवर आपको देगा पर्ची फाड़ के और पैसे रखेगा, फिर पैसे का हिसाब देगा इधर आके। बहुत इसमें भी बहुत बेईमानी चल रही है। अच्छा। अभी ये ना फैसल गांधी बगीचे गया था तो शेर चल नहीं सकते थे, तो बच्चे बोलते हैं कि अबू ये शेर है ना जरा भूखे लगते हैं ना, चल भी नहीं सकते हैं। फैसल ने जाके वहाँ मीटिंग की, कहा क्या ना मैं रोज़ 2 बकरे का गोश्त यहाँ शेरों के लिए भेजूँगा, तो आप इसको दे देना, 6 पीस करके दूँगा। तो रोज़ सुबह गाड़ी जाती है ना, तो मैं बोली फैसल 1 बकरा तो पूरा हो जाएगा 2 शेरों में। बोले बाहर कुत्ते नहीं खाएंगे तो इसको अंदर कैसे पहुँचाएंगे? सही। बाहर के जो कुत्ते बैठे हुए हैं जी, पहले वो खाएंगे, बाद में उनको शेर को देंगे। अच्छा हाँ। तो अब फिर बाद में देख के भी आया आपको फैसल जाके। अच्छा। फैसल शेर भाग रहे हैं अब तो। अच्छा हाँ भागी कर रहे हैं अब तो। बिल्कुल मिली भगत चलती रही है इससे पहले। कोई भी काम इधर करना चाहो ना जी, आपको लोग करने नहीं देंगे। सही। इतना तंग करेंगे कि आप भाग जाओ। अच्छा आदमी इसलिए तो काम में नहीं आता है। जी। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको तो इतनी हिम्मत दी है माशाल्लाह कि जी हमने पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया। कोई शक नहीं। पूरा मुल्क ना सिर्फ दुनिया भर आपको सैल्यूट पेश करती है। जब वेदी साहब का इंतकाल हुआ मैंने कहा इसको बोलो ना कायदे आजम के कोने में कहीं जगह दे दे तो हम चलते फिरते फातिया तो करेंगे। बोले नहीं मैं इन्होंने 25-30 साल पहले उधर कब्र खुदवा ली थी अपनी मेरी भी। जी तो विलेज में, तो मैं बोली मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ अपने को कोई फातिया पढ़ने नहीं आएगा। अच्छा। बोलता है मुझे तो वहाँ ही जाना है। तो मैंने इसको बेटे को कहा, तो बोलता है नहीं मेरा बाप बोल गया माँ जो उधर ही डालूंगा मैं इसको। अच्छा। और ये कायद आज़म के मज़ार वाली आपकी ख्वाहिश थी? मैं बोली करीब हो तो कोई इंसान आते चाहते फातिया पढ़े। मैं तो यहाँ बैठ के रोज़ फातिया पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। और पूरी कौम पढ़ती है, उनको दुआ में याद रखती है। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुँच रहा है। एक पैगाम दे दीजिए पाकिस्तानी कौम के लिए, दुनिया भर के इंसानों के लिए आप। ये मैं पैगाम दूँगी कि लोग सादगी अपनाएं और है ना वक्त की पाबंदी करें, और दूसरा ये कि कनात पसंदी करें। आप कनात पसंदी करेंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। बिल्कुल ठीक। और बहुत शुक्रगुज़ार आपका कि आपने आज रेडियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला और मुलाकात का शर्फ बख्शा। बहुत शुक्रिया, आप आ गए इधर। माफ़ कर दो, दरगुजर करो और है ना अल्लाह पे यकीन रखो। जब भी मैं बोलूँ ना आपको वो गालियाँ देते हैं इनसे लड़ो, बोलता है नहीं तेरे को अल्लाह पे यकीन नहीं है। ये है ना ये हमारे गुनाह धोते हैं। बोले जो हमारी बुराई करते हैं ना वो हमारे गुनाहों को धोने दो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत और एक नए मौजू के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद जाबिर को रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।